जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर बहुत ही दमदार और बहुत ही आसान निबंध लेकर आया हूँ। जी हाँ बच्चों, यह जो हमारा कह सकते हैं निबंध है, हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और आज मैं आपके जो है इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरह जो है आपको निबंध लिखना होगा और कितने पेज में लिखना होगा और कौन कौन सी हेडिंग डालनी होगी, जिससे आपका एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो और आपको बच्चों फुल मार्क्स दे। तो आज का वीडियो बच्चों बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग जो है इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और प्रोसेस को समझेंगे। तो यहाँ से बच्चों मैं 100% गारंटी के दावे साथ कर सकता हूँ कि आज जो है आप 9 नंबर लेकर जाएंगे। तो आप लोग समझिएगा कि आपको कौन कौन सी हेडिंग डालनी होगी, कितने पेज में लिखना होगा और कैसे किस प्रकार एक टॉपर की तरह जो है आप निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि हमें जो है सबसे पहले क्या डालना होगा। तो हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर। तो देखिए, सबसे पहले हम डाल देंगे कि प्रमुख विचार बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, रूपरेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला हो जाएगा प्रस्तावना। ये देखिए हर एक निबंध के लिए अनिवार्य होता है, यानी प्रस्तावना आपकी हर एक निबंध के लिए अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर भी हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। दूसरा हमारा हो जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण पर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है हम इसके प्रदूषण के प्रकार के बारे में समझेंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा प्रदूषण की समस्या, जैसा कि प्रश्न में भी है कि समस्या का हमारा जो है समाधान क्या है। और चौथा हमारा हो जाएगा उपसंहार। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, हम इन्हें समझेंगे और किस प्रकार इन्हें आसान भाषा में लिखेंगे, चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना का पहले मतलब समझिए। प्रस्तावना का मतलब होता है कि भूमिका, यानी हम उस जो है निबंध के बारे में क्या भूमिका बना रहे हैं। तो देखिए, प्रस्तावना हमारा सिंपल सा हो जाएगा कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। मतलब हम जो अपनी दैनिक जीवन जीते हैं उसे जो है सुचारू रूप से, मतलब एक संतुलित वातावरण जिसमें हम सही से ऑक्सीजन ले सकें, जो है कह सकते हैं चलाने के लिए एक हमें संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या एक संतुलित मात्रा में उपस्थित है। अगर कोई भी कम बेसी हो जाए तो हमारे जीवन पर संकट आ सकता है। कभी कभी वातावरण या संतुलन बिगड़ जाता है, परिणामतः वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वातावरण जो है प्रदूषित क्यों होता है। कभी कभी इन सभी की जो है घटकों का जो कर सकते हैं कि कमी हो जाता है, यानी संतुलन है बिगड़ जाता है, परिणाम तो वातावरण हमारा प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों सिर्फ आपको जो है प्रस्तावना में इतना ही लिखना होगा, बहुत सिंपल है, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब समझते हैं कि प्रदूषण के प्रकार, यानी जो हमारा प्रदूषण होता है वह कितने प्रकार से होता है और कौन कौन सी है बच्चों हमें हेडिंग डालनी होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सिंपल सा हम डाल देंगे कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला कौन सा है, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में पाई जाती हैं, जैसा कि हमारा नाइट्रोजन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया। यह एक विशेष अनुपात में होती है, ना कि कभी ज़्यादा होती है ना कभी बेसी होती हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है। जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल जो है दूषित हो जाता है, जैसे हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी कह सकते हैं ऑक्सीजन की मात्राओं में क्या लेवल में कमी होगा और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा वायु प्रदूषण हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे धुओं के कारण भी हमारा जो है वायु प्रदूषण होता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। तो बच्चों सिंपल सा वायु प्रदूषण में इसको लिख देंगे और यह बहुत ही कह सकते हैं अट्रैक्टिव है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट है जल प्रदूषण, यानी जल किस प्रकार से जो है जल का प्रदूषण होता है। वही बात यहाँ कहा गया है कि जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यानी हमारे जल में ध्यान रखिएगा कि गैसें भी पाई जाती हैं और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी होती हैं, ठीक है। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। अगर इन सभी की मात्रा, जैसे कि कार्बनिक अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, गैसें होती हैं, अगर इनकी मात्रा क्या हो जाए, असंतुलित हो जाए, मतलब इनकी संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे यार हम ही लोग होते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा ही पेट नहीं खराब हो जाता। वही बात यहाँ क्या है कि इनकी अगर मात्राएं जो है असंतुलित हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, उनके जो है प्रदूषण बढ़ जाएगी। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है। आज जो है हम नदियों में कचरा मलमूत्र प्रवाहित करते हैं, जिससे यह प्रदूषित होती जा रही है। जैसा कि आप लोग भी एग्जाम्पल में देखे होंगे कि हमारे तालाब को देख लीजिए, हमारी गंगा माँ को देख लीजिए, हम लोग उन्हें क्या करें, प्रदूषित करें। तो यही जो है हमारे प्रदूषण के कारण है, क्या है, जल प्रदूषण के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें जल प्रदूषण में क्या क्या लिखना होगा और यह कितना सरल है। चलिए इनकी
कुछ और प्रमुख प्रदूषण है उन्हें समझते हैं। तो बच्चों हमारा अगला है ध्वनि प्रदूषण, यानी हमारा जो ध्वनि होता है वो ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से होता है। यानी ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। देखिए प्राचीन समस्या नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। प्राचीन समय में क्या था, लाउड स्पीकर नहीं था, गाना बजाना नहीं था, लेकिन ये देखिए आज की समस्या है। वही बात यहाँ कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया। सही बात, मोटर कार, जेट विमान, कारखानों, सायरन मशीनें और लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर रही। तो आप समझ गए होंगे कि ध्वनि प्रदूषण हमारी कहाँ से उत्पन्न हो रही है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे कि आजकल लोग को बहुत कम सुनाई देता है, वो तो मशीन लगाते हैं। देखिए बच्चों समझिए, कोशिश करिएगा। यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में कहा गया है ना, तो समझिए कि यार ये प्रदूषण किससे होता है। रटेना मत, बिल्कुल रटने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग रटे। अगर एक बात समझ जाएंगे बच्चों, मेरा गारंटी मानिए यार कि आप जीवन पर्यंत इसे याद रखेंगे। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो आप समझिए कि यह प्रदूषण कैसे होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखेंगे बच्चों तो कोई माई का लाल जो है आपको भुला नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद देखिए समस्या का समाधान, मतलब यह जितने भी प्रदूषण हुए, चाहे ध्वनि प्रदूषण हुए, चाहे हमारा जल प्रदूषण हुआ, चाहे हमारा वायु प्रदूषण हो गया, अब हम इन्हें किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, यानी इनका जो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर कहा गया। अब देखिए आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं, हमने भी तो सिंपल शब्दों में बताया, उन्हें भी देख लीजिएगा और एक बार अभ्यास कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए प्रदूषण को रोकने के लिए बात सही कहा गया, व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक है। यानी अगर हम स्वयं जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे और सोचेंगे कि सरकार के माथे ये प्रदूषण रुक जाए, तो बच्चों ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। जल प्रदूषण के जो है निवारण के लिए उचित नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से हम पानियों को कहीं पर भी छोड़ देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक विशेष प्रकार की है, कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं पूरा, जैसे कि आपके कोई गाँव कस्बा हो तो वहाँ पर एक मैप बना लीजिए। मैप के अकॉर्डिंग ही नालियों को ले जाइए, कहीं पर पानी को इकट्ठा करिए, उन्हें प्योरीफाई करिए और दूसरे प्रयोग में लाइए। ऐसा करेंगे तो जल कभी प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना चाहिए, जैसे हमारी धुएं तथा अन्य प्रदूषण से समुचित ढंग से, मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि उद्योगों की जो है बहुत सारे पानी होते हैं जो मतलब कि कह सकते हैं कि कार्बनिक पानी होते हैं जो जाकर मिल के प्रदूषण कर देते हैं। वही बात यहाँ कहा गया कि धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुचित ढंग के निष्कासन और उनको व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। जैसे कि बड़े बड़े कह सकते हैं जो कारखाने होते हैं वहाँ से धुएं निकलते हैं, चिमनियों से धुएं निकलते हैं, तो उनसे क्या होती है, प्रदूषण होती है। उसी प्रदूषण के जो है समुचित ढंग से उनका निष्कासन कर सकते हैं। यार एक प्रोसेस के अनुसार हम निष्कासन कर सकते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल भी प्रभावित ना हो और हमारा उद्योग धंधा भी चलता रहे। ठीक है। उनको व्यवस्था का भी हमें क्या करना होगा, दायित्व लेना होगा और हमें समझना होगा, और हम जब मिलकर काम करेंगे तभी यह जो है समाधान होगा। और वनों की अनियमित कटाई के लिए एक कठोर नियम लागू होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी को भी अगर लकड़ी की ज़रूरत होता है तो टांगा उठा के सटासट एक पेड़ काट देता है। हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए। वन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी जीवन दायिनी है। एक मिनट अगर एक मिनट क्या 10 सेकेंड भी अगर हवा रुक जाए तो कितने लोग की प्राण चली जाए। हाँ, तो वही बात कहा गया कि वनों की अनियंत्रित कटाई के लिए जो एक कठोर नियम लागू करना चाहिए, किसको, हमारी भारत सरकार को। ठीक है। तो बच्चों देखिए समझिए समस्या का समाधान इसी प्रकार है प्रदूषण में कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा समस्या समाधान हो जाए। रटिएगा मत, देखिए रटेंगे मत, समझिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बच्चों कि उपसंहार, पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम इस भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। मतलब हम पर्यावरण प्रति अगर जागरूक होंगे तो हम उपाय करेंगे और जो है इससे ही हम क्या करेंगे, भविष्य में और अधिक अच्छा क्या कर पाएंगे, जी पाएंगे। भाई भविष्य में जितने अधिक पेड़ पौधे, जितनी अधिक साफ सुविधाएं होंगी, हम और अच्छा जी पाएंगे और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। और आने वाली पीढ़ी कर सकते हैं जो आप मतलब कि जितने भी आने वाली पीढ़ी बच्चे होंगे उनको भी प्रदूषण के जो एक प्रकार से कर सकते हैं, यह अभिशाप है, अभिशाप से जो है मुक्ति दिला सके। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पावन कर्तव्य होना चाहिए। देखिए सरकार तो करेगी, लेकिन हमें सरकार के साथ हम भी अगर इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो यह काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों कैसा लगा, देखिए हमने रटाने की बिल्कुल नहीं कोशिश की, सिर्फ समझाने की कोशिश की। आप लोग समझ जाएंगे यार बच्चों, तो आप लोग दिल में जो है इसको रखेंगे और हमें भी दिल
दिल में रखेंगे तो इसी बात पर जो है लाल वाला दिल जरूर भेज दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है। तो लाल वाला जितना हो सके दिल भेजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। पुण्य का काम है, कोई पैसा नहीं लगेगा। 500 लाइक और छोटा सा 100 शेयर का हमने टारगेट रखा है इस वीडियो का, तो आप लोग कंप्लीट करा दीजिएगा। और साथ ही साथ यार अपनी इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, अगर आप फैमिली से नहीं जुड़ेंगे तो ये नहीं बढ़ पाएगा। तो अभी तक नहीं जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको जो है इसी तरह से और भी वीडियो प्राप्त होना है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और लाल वाला दिल जरूर भेजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।